हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। रियल एस्टेट अपडेट का आज हमारा 25वां एपिसोड है। सिल्वर जुबली कह सकते हैं इसको हम। आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और जिससे हमें हौसला मिला और हम इसको कंटिन्यू करते रहे। और जब तक आप इसको प्यार करेंगे, आप पसंद करेंगे रियल एस्टेट अपडेट को, हम इसी तरह ही आपके लिए एपिसोड लेकर आते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का हम अपना एपिसोड शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बजट की। जी हाँ, एंट्रीम बजट गवर्नमेंट ने पेश किया है। फुल बजट जो आएगा वो जुलाई में जाकर आएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन होने हैं, जनरल इलेक्शन है, इसकी वजह से फुल बजट नहीं आया, एंट्रीम बजट आया। तो इसमें बहुत बड़ी रियल एस्टेट को लेकर किसी तरह की अनाउंसमेंट्स नहीं हुई है। एक दो बात जो कही गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, रूरल है, जो उसमें अब तक 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं और अगले 5 सालों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, यानी 2 करोड़ लोगों को और उनको छत मिल जाएगी। दूसरी बात जो इसमें कही गई है वो ये कही गई है कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए एक स्कीम लेकर आई जाएगी जिसमें उनको घर मिल सके। ऐसी कुछ स्कीम लेकर आएंगे। जो लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो रेंट पे रहते हैं, उनके लिए सरकार कोई स्कीम लेकर आने वाली है। वो स्कीम क्या होगी, आने वाले दिनों में जो सरकार स्कीम अगर अनाउंस करती है तो उसकी अपडेट हम आपको हमारे इन एपिसोड्स में दे ही देंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट चाहिए, चैनल पे पहली बार आया है या दूसरी बार आया, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर। हरियाणा में जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है वो थोड़ी वीक थी। उसमें मेंटेनेंस चार्ज बिल्डर कितना लेगा, बायर को कौन सा पार्ट देना है, इसको लेकर बहुत क्लियर पिक्चर नहीं थी। बट अब हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद टीसीपी जो डिपार्टमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट का, उसकी एक पूरी प्रॉपर लिस्ट आ गई है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस का कौन सा पार्ट बायर बियर करेगा और कौन सा पार्ट बिल्डर बियर करेगा। उसको लेकर हमने एक वीडियो बना दी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो इससे पहले वो वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और उस नोटिफिकेशन, उस ऑर्डर की कॉपी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको वो कॉपी मिल जाएगी। अगली अपडेट हमारी है नोएडा को लेकर। जी हाँ, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा फिल्म सिटी नोएडा में ऑलरेडी है। वहाँ फिल्म सिटी के नाम पे तो कुछ नहीं है, न्यूज़ चैनल के ऑफिसेज हैं। बट जेवर एयरपोर्ट के पास एक और फिल्म सिटी बनाई जा रही है, जिसको लेकर बहुत आपने न्यूज़ सुनी होंगी, बहुत अपडेट आ रही थी। बट उसमें फाइनली अब कुछ कॉन्क्रीट हुआ है। बोनी कपूर और एक नोएडा का बिल्डर है भूटानी बिल्डर, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है और जॉइंट वेंचर मिल के कंपनी बनी है। उसको टेंडर दे दिया गया है फेज़ 1 का फिल्म सिटी को डेवलप करने का। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है। 1000 एकड़ में करीब ये फिल्म सिटी बनाई जाएगी और फर्स्ट फेज़ में 400 से 500 एकड़ में ये फिल्म सिटी डेवलप की जा रही है। तो नोएडा के लिए एक बड़ी अच्छी अपडेट है। जब नोएडा की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं जेवर एयरपोर्ट की। जी हाँ दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट का फेज़ 1 का काम 2024 में कंप्लीट होना है, सितंबर तक। उसमें अपडेट ये आई है कि फेज़ 1 पे 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जिसमें से 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सितंबर में ये ऑपरेशनल होना है। उम्मीद है अभी 7-8 महीने है और 7-8 महीने में ये जो 3,000 करोड़ रुपए ये भी खर्च हो जाएंगे और जो बचा हुआ काम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और 2024 सितंबर में आपको वहाँ पर रनवे पे फ्लाइट लैंड और फ्लाइट टेक ऑफ करती हुई दिखाई देगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। जब नोएडा की बात हो रही है तो एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। नोएडा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, आपने सुना ही होगा नाम, जहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एक बड़े प्लान के साथ आई है, मास्टर प्लान के साथ आई है। यहाँ पर ये 4 SEZ बनाने जा रहे हैं। 4 SEZ की इन्होंने प्लानिंग की है। ये SEZ किस तरह के होंगे उस पर बात कर लेते हैं। एक SEZ ये बनाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो कार्स कंपनी है वो अपनी यूनिट लगा सकेंगी और इलेक्ट्रिक कार बना सकेंगी। एक स्पेशल SEZ बनाया जाएगा। दूसरा SEZ बनाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान होता है उसके लिए। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनी है वो अपनी यूनिट लगा सकती हैं। तीसरा जो SEZ होगा वो होगा आपका सेमीकंडक्टर के लिए। जी हाँ, अभी तक आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर को लेके जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो गुजरात में हो रही है। बट नोएडा भी पीछे नहीं है। नोएडा एक अपना SEZ प्लान कर रहा है जहाँ पर सेमीकंडक्टर की यूनिट्स या कंपनीज है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकेंगी या अपना वहाँ पे काम कर सकेंगी, अपनी यूनिट एस्टेब्लिश कर सकेंगी। चौथा जो SEZ बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा डेटा सेंटर। जी हाँ, डेटा सेंटर को लेकर स्पेशल एक SEZ बनाने की प्लानिंग है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पूरी हलचल हो रही है। हमारा पूरा फोकस है, कुछ भी नया अपडेट होगा, कुछ भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, हम ज़रूर आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे, बताएंगे। गुड़गांव के साथ साथ नोएडा के बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। आपने यूनिटेक का नाम तो सुना ही होगा। यूनिटेक कितना बड़ा घोटाला किया था, कितने लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, अभी तक घर लोगों को नहीं मिला है। उनके 2 प्रमोटर्स थे, चंद्रा ब्रदर्स थे,
उनको एक केस में बेल मिल गई है, बट अभी वो जेल में रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के केस हैं। तो एक ही केस में उनको बेल मिली है, बाकी केस उनके उसी तरह चलते रहेंगे, जिस वजह से वो जेल से अभी बाहर नहीं आ पाएंगे, अभी वो जेल में रहेंगे। हालांकि उनको 6 साल हो चुके हैं जेल में जाए हुए, जेल में बंद हुए, बट फिर भी उनको एक केस में ज़मानत मिली है। तो मुझे लगा कि अपडेट है, आपको मैं बता दूं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। ये अपडेट है गुड़गांव को लेकर। गुड़गांव की ग्लोबल सिटी आपने बहुत सुना है, सीएम इसके लेकर दुबई भी गए, बहुत जगह सिंगापुर भी गए और मुंबई में भी गए, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया हम दुबई में बिजनेस पे है, उसके तर्ज पे ग्लोबल सिटी बना रहे हैं। गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ 1000 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी बननी है। 36, 36B, 37, 37B जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पर ये ग्लोबल सिटी बननी है और इसमें फ़ेज़ 1 का काम स्टार्ट हो चुका है। यही इस पे बड़ी अपडेट है। जी हाँ, फ़ेज़ 1 में यहाँ 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी और उससे यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार होगा। ग्लोबल सिटी में मिक्स लैंड यूज़ होगा, जहाँ पर आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, आपको बाकी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, ऑफिस स्पेस भी देखने को मिलेंगे, रिटेल भी देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। कई बिल्डर्स हैं जो यहाँ पर लैंड बाय कर रहे हैं। जैसे ही उनका कंफर्म होगा कौन कौन बिल्डर है, हम आपको ज़रूर बताएंगे उसके बारे में कि कौन कौन से बिल्डर हैं जो यहाँ पर अपनी लैंड बाय करना चाहते हैं। अब बात थोड़ी सी मुंबई की कर लेते हैं। आपने सुना होगा धारावी का नाम, एशिया की सबसे बड़ी स्लम कही जाती है। करीब 1 मिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं। उसके रीडेवलपमेंट की बहुत दिनों से बहुत प्लानिंग चल रही है, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। फाइनली उसमें कुछ अपडेट है। अपडेट ये है कि अडानी की एक कंपनी है जो उसको रीडेवलपमेंट करने का प्लान कर रही है, जिसका फ़ेज़ 1 का उन्होंने उसका सर्वे करने का काम बहुत जल्द शुरू करने वाली है ये कंपनी। और सर्वे करके पता लगाया जाएगा कि कौन कौन लोग एलिजिबल है, जिनको यहाँ पर रीडेवलपमेंट के बाद जो घर बना के दिए जाएंगे उनको घर मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। तो एक बड़ी अपडेट है। एशिया की सबसे बड़ी जो स्लम कही जाती है उसको हटाकर उसकी जगह लोगों को पक्के घर दिए जाएंगे। सरकार ये एक बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अगली अपडेट भी मुंबई से जुड़ी हुई है, पुणे के आसपास की है, रूरल एरिया से जुड़ी हुई ये अपडेट है। रेरा से जुड़ी ये अपडेट है। महाराष्ट्र रेरा ने करीब 40 के करीब ऐसे डेवलपर हैं जिनको नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी करने की जो वजह है वो मैं बता देता हूँ। एक बायर था, उसका टाइम पे प्लॉट नहीं मिला तो उसने रेरा में कंप्लेन की। रेरा ने जब जांच शुरू करी तो पता लगा कि बड़े पैमाने पर बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो 500 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट होता है उससे बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने रेरा नहीं लिया है। तो लोग कई बार लालच में आके सस्ती ज़मीन के चक्कर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छे डेवलपर से और अच्छी प्रॉपर्टी बाय करें, ये मेरी आपको एक एडवाइस है। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो एक और बात हम कर लेते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव में भी फरुखनगर, सोना और पटौदी के आसपास पे बहुत इलीगल जो कॉलोनीज़ हैं वो डेवलप हो रही हैं। ये मोस्टली जो कॉलोनीज़ हैं वो एग्रीकल्चर लैंड पे ही बनाई जा रही हैं, प्लॉट काट दिए जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड। आपको पता है एग्रीकल्चर जो लैंड होती है वो एकड़्स में बिकती है, जब उस पर प्लॉटिंग होती है तो वो गज के हिसाब से बिकती है, तो उसमें मोटा प्रॉफिट हो जाता है। बट उसके लिए ना कोई लाइसेंस लिया जाता है, ना कोई सीएलयू लिया जाता है। ऐसी कम से कम 10 इलीगल कॉलोनी को टीसीपी डिपार्टमेंट ने, डीटीपी डिपार्टमेंट ने धराशायी करा, तोड़ा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी चल रही है। जो लोग इस तरह की कॉलोनी डेवलप करते हैं तो सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। हालांकि गुड़गांव में प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप सस्ते के चक्कर में ऐसी प्रॉपर्टी ना लें जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब हम अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ लेते हैं। बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा की। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की मैं बात करूँगा। यूएस में रह रही हैं, आपको पता है निक जोनस उनके हस्बैंड हैं, उनके साथ रहती हैं। $20 मिलियन का उन्होंने घर लिया था, बट उस घर में भी दिक्कत आ गई है। उस $20 मिलियन के घर में क्या दिक्कत आई है उस पर बात कर लेते हैं। उसमें सीपेज आ गया है, उसमें फंगस आ गया है। अब प्रियंका चोपड़ा ने और उसके पति ने क्या किया है, वो एक कंप्लेन दर्ज की है। उन्होंने जो बिल्डर है, जो सेलर था, उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया है और उन्होंने कंपनसेशन की मांग की है और उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लेने के लिए कहा है। और मुझे लगता है कि एक्शन होगा और जो कंपनसेशन है शायद उनको मिलेगा। लेकिन अगर वो ये सोच रही हैं कि इंडिया में भी उनका कोई इस तरह का घर लें और इंडिया में अगर किसी बिल्डर की द्वारा बनाई हुई प्रॉपर्टी में इस तरह की कोई दिक्कत आ जाती है तो वो केस करेंगे और उनको कंपनसेशन मिलेगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि इंडिया का आपको पता है कितना स्लो प्रोसेस है। लेकिन अमेरिका में तो ज़रूर उनको, मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा और उनको मुझे लगता है कंपनसेशन मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में अगर बड़े से बड़ा डेवलपर कोई अपना प्रोजेक्ट लेकर आता है, उसके बनाए हुए प्रोजेक्ट में आप कोई अपार्टमेंट लेते हैं और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है, क्या आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, कंपनसेशन मिलेगा? रेरा में जाएंगे, कंपनसेशन मिलेगा? और मिलेगा तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्या टाइमली मिल जाएगा? इस पे आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर
कितनी जल्दी कंपनसेशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, अपनी राय ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। पार्ले बिस्किट तो आपने बचपन से खाए होंगे, हमने भी खाए हैं, आपके बच्चे भी खा रहे होंगे। तो पार्ले बिस्किट के जो प्रमोटर हैं अंबिका चौहान है, उनकी मैं बात करूँगा। उन्होंने 2 अपार्टमेंट लिए मुंबई में, 43 करोड़ रुपीज़ के 2 अपार्टमेंट लिए हैं। तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, और इसलिए मेरा भी ये आपको कहना है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा रिटर्न मिलता है। बट आप ऐसे मत सोचें कि मैं 3 महीने में एग्जिट करके निकल जाऊंगा, मैं 6 महीने में एग्जिट करके निकल जाऊंगा, तो उस पर एग्जिट करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट में रुकना पड़ेगा, अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देना पड़ेगा। अब हम अपनी अगली अपडेट पे बात कर लेते हैं। बात करते हैं यूएस की। जी हाँ, यूएस का जो ऑफिस स्पेस का मार्केट है बिल्कुल ट्रम्बल हो चुका है, बिल्कुल गिर चुका है। यूएस की ऑफिस स्पेस की मार्केट को $1 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है। इसकी वजह क्या है, वजह जान लेते हैं। वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दरअसल यूएस में जब पेंडेमिक आया तो उसके बाद मोस्टली जो लोग थे जो काम करते थे, जो ऑफिस जाते थे, वो वर्क फ्रॉम होम करने लगे। फिर वर्क फ्रॉम होम लोगों को इतना पसंद आया कि ऑफिस जाना लोगों ने बिल्कुल ही कम कर दिया और मोस्टली लोग अपने घरों से ही काम करने लगे, जिस वजह से जो ऑफिस स्पेस की डिमांड थी वो बिल्कुल कम होगी। और ऑफिस स्पेस की डिमांड कम होने से जो ऑफिस बनाए गए थे, बिल्डिंग बनाई गई थी, वो खाली के खाली पड़ी हैं। अब सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा था इसमें करा क्या जाए, तो सरकार की तरफ से एक सुझाव आया है बिल्डर्स के लिए। बिल्डर्स को सुझाव दिया है सरकार ने कि आपकी जो ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग्स बनाई गई थी उसको आप रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दो, ताकि वो जो खाली बिल्डिंग है उनको भरा जा सके। दूसरी तरफ बिल्डर्स का ये कहना है कि हमने बहुत एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स बनाई हैं, ऑफिस स्पेस में बहुत ज़्यादा अलग तरह से पैसा लगता है, अलग हमने कॉस्टिंग है उसकी, तो हम उसे रेजिडेंशियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ डिमांड जर्मनी में भी हो रही है कि वहाँ पे भी ऑफिस स्पेस की काफ़ी खाली पड़े हुए हैं, काफ़ी स्लो डाउन है। वहाँ भी डिमांड ये चल रही है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है और लोग घरों की कमी है, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, तो उन जो ऑफिस स्पेस की बिल्डिंग है उनको भर दिया जाए, उनको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया जाए। और साथ में चाइना की बात करेंगे। चाइना की आपको पता है एवरग्रैंड जो सबसे बड़ा डेवलपर है, जिसके जो अभी कर्ज में दबा हुआ है, पूरा रियल एस्टेट हिला हुआ है चाइना का, उसके लिक्विडेशन का कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि उसकी जितनी भी एसेट्स है उसका लिक्विडेशन किया जाए। इसका चाइना के रियल एस्टेट पे कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। अब बात कर लेते हैं बार्कले बैंक की। ब्रिटिश बैंक है, आप लोगों को पता ही होगा। उसने 2 फ्लोर लीज पे लिए हैं मुंबई में, और ये जो 2 फ्लोर है इसका जो स्पेस है वो करीब 64,000 स्क्वायर फीट है। इसके लिए वो रेंट देंगे 320 करोड़ रुपए। जी हाँ, रेंट 320 करोड़ है। मैं फ्लोर के जो प्राइस है, जो उसकी कॉस्टिंग है, उसकी बात नहीं कर रहे, खरीदा नहीं है, सिर्फ रेंट 320 करोड़ रुपए। ये रेंट 5 साल तक दिया जाएगा। इन फ्लोर्स का 1 महीने का रेंट 2.08 करोड़ है। अगर इसको आप 5 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 करोड़ रुपए ये कैलकुलेट होता है। जी हाँ, रेंट ही रेंट 2 फ्लोर का 320 करोड़ रुपए जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी जब अच्छा करती है तो बहुत ही अच्छा करती है, और जब कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छा नहीं करती है तो वो किसी काम की नहीं रहती है। अब हम अपनी अगली अपडेट पे जाते हैं। आपको पता है, आप खुद नोटिस कर रहे हैं इन चीज़ों का कि पिछले कुछ टाइम से बिल्डर बहुत बड़े बड़े साइज़ के अपने अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं, छोटे साइज़ के अपार्टमेंट निकालना कम कर दिया है। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एवरेज जो फ्लैट का साइज़ है वो करीब 11% बढ़ गया है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए पहले टॉप 7 सिटीज़ की हम बात करें, टॉप 7 सिटीज़ में एवरेज 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट आ रहे थे, तो अब ये साइज़ बढ़कर 1110 स्क्वायर फीट हो गया है। सबसे बड़े साइज़ के जो अपार्टमेंट आते थे वो दिल्ली एनसीआर की मार्केट में आते थे, लेकिन दिल्ली एनसीआर की मार्केट से अब ताज ये छीन गया है। अब सबसे बड़े साइज़ के जो अपार्टमेंट है वो आ रहे हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में करीब 2300 स्क्वायर फीट के एवरेज अपार्टमेंट लॉन्च हो रहे हैं। अब हम अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है प्राइस लगातार बढ़ने के बावजूद, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद जो सेल्स है प्रॉपर्टी की वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो प्राइस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये हम इस टर्म्स में भी समझ सकते हैं कि इकॉनमी हमारी ग्रो कर रही है, तो प्राइस बढ़ने, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ साथ भी हमारी प्रॉपर्टी की जो सेल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 2023 में आपने देखा रिकॉर्ड टूटे हैं। 2024 कैसा रहेगा आपके सामने है। बीच बीच में जो भी इनपुट होगा हम आपको प्रैक्टिकल तौर पे बताते रहेंगे कि कहाँ कैसा चल रहा है, कब ऊपर आएगी, कब नीचे आएगी। अभी तक तो सारा ठीक ठीक लग रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली को लेकर बहुत बड़ी एक टिप्पणी आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली को स्लम बना के रख दिया अथॉरिटीज़ ने। उन्होंने इसके लिए एमसीडी, डीडीए, पुलिस सबको जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल एक पीआईएल डाली गई थी, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रही थी बाराखंबा के आसपास, कनॉट प्लेस के आसपास और कई ऐसी दूसरी जगह हैं जहाँ पर, और जिसको संज्ञान लेते कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणी करी है इन एजेंसीज़ के पास। और
इन एजेंसीज़ के खिलाफ और कहा है कि आपने पूरी दिल्ली में जगह जगह अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दिया है, जिस वजह से दिल्ली बिल्कुल एक स्लम बन गई है। ये दिल्ली सरकार और दूसरी जो सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको सोचने की बात है, उनके लिए सोचने की बात है। देश की जो राजधानी है उसको स्लम कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से। इसको लेकर मुझे लगता है जल्दी कुछ होना चाहिए, अदरवाइज़ जो एनसीआर के शहर हैं नोएडा और गुड़गांव, वो दिल्ली का ताज छीन लेंगे और लोग इन जगहों पर ज़्यादा पसंद करेंगे रहना कंपेयर टू दिल्ली। मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों का चार्म कम भी हो रहा है, लोग दिल्ली छोड़कर नोएडा और गुड़गांव की तरफ मूव कर रहे हैं। पिछले दिनों किसी से मेरी बात हो रही तो उन्होंने बताया वो दिल्ली में एक XY जगह रहते हैं, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, उनका नाम भी नहीं लूँगा। उनका बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है। तो उनके बेटे की डिमांड है कि हमें गुड़गांव में मूव हो जाना चाहिए। गुड़गांव में उन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है, बट वो चाह रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी को निकाल के कोई और अच्छी प्रॉपर्टी ले ले, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे की वो डिमांड है वो पूरी करें और वो गुड़गांव में शिफ्ट हो जाएं। उनके बच्चे को भी गुड़गांव पसंद है और उनको भी गुड़गांव पसंद है। मतलब सिर्फ कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, दिल्ली के लोगों के बीच में भी इस तरह की फीलिंग्स अब आने लगी है। तो आज की रियल एस्टेट की अपडेट बस यही थी। जो अपडेट होगी वही मैं लेके आऊँगा, कुछ अलग से और नहीं लेके आ सकता। जो घटना घटेगी उसी को लेकर ही ये अपडेट का सीरीज़ चलता रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए, दूसरी बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फॉरवर्ड वीडियो आप देख रहे हो, कहीं व्हाट्सएप पे मिली हो या कहीं और मिली हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।